हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ये जो प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग होती है, जहाँ जब हम सांस अंदर लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, ये काफ़ी सीक्वेंशियल प्रोसेस होती है। और इसमें क्या होता है, काफ़ी सारे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जो एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि एक प्रॉपर सीक्वेंस में हवा अंदर जाए और फिर लंग से बाहर आ सके, है ना। तो हम इन सभी कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है, मैं कोशिश करूंगा वीडियो को शॉर्ट रखूं एंड मेकिंग श्योर कि सभी पॉइंट्स को हम कवर करें, बट अगर ये थोड़ी सी लेंदी लगे तो आई एम सॉरी फॉर इट, है ना। तो लेट्स गेट टू द टॉपिक ऑफ ब्रीदिंग। सबसे पहले हम वो दो कंपोनेंट डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट होते हैं, सांस लेना और सांस छोड़ना। सांस लेना यानी इंस्पिरेशन एंड देन वील मूव टू एक्सपिरेशन। सबसे पहले इंस्पिरेशन। तो इस इंस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है, इसे परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ मसल्स की जरूरत पड़ती है। सबसे पहली एंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मसल दैट वी रिक्वायर इज द डायफ्राम। देखिए होता क्या है, जो डायफ्राम होता है ना, डायफ्राम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो इंस्पिरेशन करवाना ही सबसे पहले इनिशिएट करवाता है, सॉर्ट ऑफ, है ना। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इट इज द मेन मसल ऑफ इंस्पिरेशन। इट इज द मेन मसल ऑफ इंस्पिरेशन। कॉन्ट्रैक्शन कॉजेस फ्लैटनिंग। जब ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता है, ये फ्लैट हो जाता है। ये क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। और उसके फ्लैट होने के कारण क्या होती है, थोरैसिक कैविटी जो केज होता है, जो थोरैसिक केज का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो पाता है ना। तो ये मेनली किसके डायरेक्शन में चेंज करता है, ये रोस्ट्रोकॉडल यानी कि ऊपर नीचे वाली डायरेक्शन में ये क्या करता है, चेंज करता है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम ऑल्सो पुशेस द रिब्स आउटवर्ड एंड इंक्रीजेस द एंटीरियर पोस्टीरियर एंड लैटरल प्लेन्स, है ना। तो बेसिकली देखिए तीन एक्सेस होते हैं जिसमें हमें इंक्रीज करना होता है। एक होता है एंटीरियर पोस्टीरियर, एक होता है वर्टिकल, है ना, और एक होता है लैटरल। तो रोस्ट्रोकॉडल यानी कि वर्टिकल। तो डायफ्राम क्या करता है, तीनों में क्या करता है, तीनों प्लेन्स में या तीनों एंगल्स में ये क्या करता है, कोशिश करता है कि आपकी कैविटी एक्सपांड हो। मेजरली वो वर्टिकल पे फोकस करता है, लेकिन वर्टिकल के साथ साथ वो एंटीरियर पोस्टीरियर लैटरल भी इंक्रीज कर देता है ना। जो ये होती है, और ये क्या होता है, नॉर्मली 1 से 2 सेंटीमीटर डिसेंड करेगा जब आप नॉर्मल यानी कि क्वाइट ब्रीदिंग कर रहे हो, और 10 to 12 सेंटीमीटर डिसेंड करेगा अगर आप फोर्स्ड ब्रीदिंग कर रहे हो, फोर्स्ड इंस्पिरेशन या ऐसा कुछ परफॉर्म कर रहे हो, है ना। अब अगली चीज जो इंपॉर्टेंट होती है इंस्पिरेशन के लिए, वो होती है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, इनका मेन काम होता है रिब्स को एडिक्वेटली रेज करना। इन्हें क्या करना, इन्हें ऊपर उठाना, ठीक है। तो देखिए ये दो मैकेनिज्म्स होता है, ये जो काम होता है रिब्स को उठाने का, ये दो मैकेनिज्म्स होता है। एक होता है बाय द हेल्प ऑफ बकेट हैंडल इफेक्ट एंड सेकंड इज द पंप हैंडल इफेक्ट। बकेट हैंडल में क्या होता है, जो सेकंड टू 10th रिब्स होती हैं, दे रोटेट अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, है ना। तो ये क्या होती है, ऊपर की तरफ आती है और बाहर की तरफ निकलती है। तो इससे क्या हो रहा है, आप जो लैटरली जो आपको डायमीटर इंक्रीज करना है वो आप क्या कर पाते हो, इंक्रीज कर पाते हो। वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज द ट्रांसवर्स डायमीटर, है ना। तो इससे क्या हुआ, जब ये ऊपर की तरफ गया तो इससे क्या होगा, ट्रांसवर्स डायमीटर इंक्रीज हो गया, है ना। और बकेट हैंडल क्यों, क्योंकि ये बकेट के हैंडल की तरह इसका मूवमेंट होता है, रिब्स का ऊपर की तरफ उठते हैं। और जो अपर 4 रिब्स हैं वो क्या करते हैं, वो स्टर्नम को अपवर्ड एंड आउटवर्ड पुश कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, उसको बाहर की तरफ पुश कर रहे हैं। जब आप इसको बाहर की तरफ पुश करोगे तो क्या होगा, आपका एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आपका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर भी इंक्रीज होगा। तो डायफ्राम ने तीनों प्लेन्स में किया, उसने वर्टिकल में भी किया, एंटीरियर पोस्टीरियर में भी किया, लैटरल में भी किया। लेकिन जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स है उन्होंने एंटीरियर पोस्टीरियर विद हेल्प ऑफ पंप हैंडल मूवमेंट, और लैटरल यानी कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज किया विद द हेल्प ऑफ बकेट हैंडल मूवमेंट। ऑलराइट, तो ये था पहला कंपोनेंट। अब इंस्पिरेशन जब होता है, तो जब ये जो हमने डिस्कस करी, ये दोनों कब यूज होते हैं, जब हम क्वाइट ब्रीदिंग कर रहे हैं। बट अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा एयर इनहेल करनी होती है, तो उस एक्स्ट्रा एयर को इनहेल करने के लिए हमें यूज करनी पड़ती है एसेसरी मसल्स। वो तीन तीन से चार टाइप्स की मसल्स हमें यूज करनी पड़ती है। सबसे पहले स्केलिन मसल्स, स्केलिन एंटीरियर, स्केलिनस मीडियस, ये सब मसल्स को हमें यूज करना पड़ता है। और इनका मेन काम क्या होता है, ये क्या करती हैं, एलिवेट करती हैं अपर पार्ट ऑफ रिब केज को, ताकि क्या हो सके, आप कैविटी को इंक्रीज कर सको। Sternocleidomastoid is the second accessory muscle which is responsible for pushing the sternum outward and elevating the rib cage. थर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो है नेक एंड बैक की मसल्स। ये दो काम करती हैं। सबसे पहली बात, ये पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल यानी कि जो आपके पास आपके चेस्ट की रिब्स हैं, जो आपके पास चेस्ट मसल्स हैं, वो आपका पेक्टोरल गर्डल हो गया। तो उस पार्ट को यानी कि जैसे आपका क्लैविकल हो गई, स्कैपुल हो गई, इन सबको क्या करता है, एलिवेट करता है द पेक्टोरल गर्डल
टू इंक्रीज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने जो जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, आपने उसको क्या किया, आपने उस क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा दिया। और सेकेंडली क्या किया, एक्सटेंड द बैक दैट इंक्रीज द वर्टिकल लेंथ ऑफ द थोरैक्स। तो दो काम किए इसने, है ना। उसके बाद अगली चीज क्या है, मसल्स ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इनका काम क्या होता है, ये डिक्रीज करते हैं एयरवे रेजिस्टेंस को। ये क्या कर रहे हैं, ये एयरवे रेजिस्टेंस जो होता है उसको क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, है ना। नाउ लेट अस कम टू द मसल्स ऑफ एक्सपिरेशन, द नेक्स्ट कंपोनेंट। तो देखिए जो क्वाइट ब्रीदिंग होती है, क्वाइट ब्रीदिंग में क्या होता है, ये एक पैसिव प्रोसेस होती है। क्या होती है, एक पैसिव प्रोसेस है, यानी आपको एनर्जी स्पेंड नहीं करनी पड़ती। मतलब क्या कोई मेन मसल होगी क्या, नहीं होगी। क्यों होता है ये पैसिव, बिकॉज ऑफ द इलास्टिक रिकॉइल ऑफ लंग्स। देखिए लंग्स क्या है, एक इलास्टिक टिश्यू है, रबर बैंड की तरह है। रबर बैंड को जब आप खींचते हो तो वो क्या करता है, रिटर्न अपने ओरिजिनल शेप में आने के लिए क्या करता है, फोर्स लगाता है। तो उस फोर्स के कारण क्या है, जब आप खींच के छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, अपने रिटर्न आ जाएगा। सेम वे लंग्स को जब हम एयर इनटेक के कारण जब हम उन्हें एक्सपैंड करते हैं तो क्या करते हैं, वो रिकॉइल करती है, और रिकॉइल के कारण वो अपने नॉर्मल शेप में बिना किसी एक्स्ट्रा एनर्जी के आ पाती है। लेकिन जब हमें फोर्सफुली एक्स्ट्रा हवा बाहर निकालनी होती है, जब हमें एक्स्ट्रा हवा हमारी लंग्स में से बाहर निकालना होता है, तब हमें कुछ एसेसरी मसल्स का यूज करना पड़ता है। वो होती है हमारी एब्डोमिनल मसल्स, ताकि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर क्या हो, डिक्रीज हो सके। ठीक है, इंटरनल इंटरकोस्टल, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और नेक एंड बैक की मसल्स को हम यूज करते हैं ताकि क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज हो सके। ठीक है, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वी आर डिस्कसिंग अ फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओवर हियर। देखिए जब हम फोर्स्ड इंस्पिरेशन करते हैं तो जो एसेसरी मसल्स हैं वो यूज करते हैं हम टू इंक्रीज, टू ओवरकम द लंग वॉल्यूम। ये जो लंग वॉल्यूम जो था इंक्रीज हो, उसको ओवरकम करने के लिए, है ना। और जब हम फोर्स्ड एक्सपायरेशन करते हैं, जब हम फोर्स्ड एक्सपायरेशन करते हैं, तब हम एसेसरी मसल्स को यूज करते हैं जो रेजिस्टेंस है एयर फ्लो का, उसको ओवरकम करने के लिए। ठीक है, तो इंस्पिरेशन में हम यूज कर रहे हैं लंग वॉल्यूम, इंक्रीजिंग लंग वॉल्यूम को ओवरकम करने के लिए, और मतलब लंग वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए, है ना। और जब हम एक्सपायर कर रहे हैं, जब हम सांस छोड़ रहे हैं, तब हम एम क्या होता है, जो रेजिस्टेंस है एयर फ्लो का उसको ओवरकम कर पाए, ताकि हम ज्यादा अच्छे से एक्सहेल कर पाए, है ना। उसके बाद जो स्ट्रेंथ ऑफ एक्सपायरेटरी मसल्स होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंड्योरेंस ट्रेनिंग में, है ना। इसलिए जो एथलीट्स होते हैं उनके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं वो बहुत कुछ उनके एक्सपायरेटरी मसल्स को स्ट्रेंथन करने पे फोकस करते हैं। ऑलराइट, है ना। ओके, नाउ तो ये थे पहले कंपोनेंट्स अबाउट द मसल्स दैट वी हैव टू यूज इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। नाउ लेट अस कम टू प्रेशर्स, द वेरियस काइंड्स ऑफ प्रेशर दैट आर इंपॉर्टेंट। तीन होते हैं, इंट्राप्लूरल, ट्रांसम्यूरल और एल्वियोलर प्रेशर, है ना। इंट्राप्लूरल प्रेशर, इंट्राप्लूरल प्रेशर क्या होता है, इट इज द प्रेशर विच इज प्रेजेंट बिटवीन द टू लेयर्स। जो विजरल प्लूरा होता है और जो पैराइटल प्लूरा होता है, इन दोनों लेयर्स के बीच में जो प्रेशर क्रिएट होता है, उसके कारण देखिए जो पैराइटल प्लूरा होता है वो चेस्ट वॉल से ज्वाइंट होता है, विजरल प्लूरा आपका लंग्स से जुड़ा होता है। हमें पता है चेस्ट वॉल की क्या टेंडेंसी होती है, बाहर निकलने की होती है, और लंग्स की टेंडेंसी क्या होती है, अंदर की तरफ आने की। तो देखिए दोनों प्रेशर क्या है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ये दोनों लेयर्स क्या कर रही हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, जिसके कारण से क्या होता है, एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। इसलिए इंट्राप्लूरल प्रेशर कैसा होता है, एक नेगेटिव प्रेशर होता है, एंड इट इज एन इन्फ्लेटिंग, यानी क्या करेगा, ये हमें इंस्पिरेशन में हेल्प करेगा। इट इज एन इन्फ्लेटिंग प्रेशर। क्या होता, कैसा होता है, इन्फ्लेटिंग प्रेशर होता है। ठीक है, तो पहला काम क्या हुआ, इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन बिकॉज इट इज एन इन्फ्लेटिंग प्रेशर। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट काम होता है कि इट मेंटेन्स नॉर्मल शेप ऑफ द चेस्ट वॉल एंड लंग्स। ठीक है, तो नॉर्मल शेप जो है उसको मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे ये जो हमने पॉइंट लिखा है ये उसी के, जो इन्फ्लेटिंग प्रेशर के बारे में, कि ड्यूरिंग फोर्स्ड एक्सपायरेशन इंट्राप्लूरल प्रेशर बिकम्स पॉजिटिव, और इंस्पिरेशन करने के लिए हम उसे फर्दर नेगेटिव कर देते हैं, ताकि हम क्या कर सकें। देखिए नेगेटिव है तो एक तरीके सकिंग प्रेशर है, इसका काम क्या होता है, हवा को खींचने का काम करता है। ये नेगेटिव है इसलिए खींचता है, इट्स अ सकिंग प्रेशर। दैट इज द रीजन व्हाई इट गेट्स मोर नेगेटिव ड्यूरिंग फोर्स्ड इंस्पायरेशन, है ना। अब अगला अगला जो है इन ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर इज अ टाइप ऑफ ट्रांसम्यूरल प्रेशर। ये क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसम्यूरल प्रेशर। ये कैसा प्रेशर होता है, इट इज द प्रेशर दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द एल्वियोलर। ये देखिए जो प्रेशर हमारे एल्वियोलाई में होता है ना, इसे क्या कहते हैं हम, एल्वियोलर प्रेशर कहते हैं। और जो प्रेशर हमारे पास बाहर की तरफ होता है, यानी कि हमारे चेस्ट वॉल में होता है ना, जो प्रेशर हमारी चेस्ट वॉल में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एज आवर
ट्रांस मतलब इंट्रा प्लूरल प्रेशर, जो हमने कहा था ना, यहाँ पे हमने डिस्कस करा था इंट्रा प्लूरल प्रेशर, जो नेगेटिव प्रेशर हमने डिस्कस किया था, तो वो होता है। तो देखिए PL अगर मैं कहूँ तो PA यानी कि एल्वेोलार प्रेशर माइनस इंट्रा प्लूरल प्रेशर। इंट्रा प्लूरल प्रेशर कैसा होता है? नेगेटिव प्रेशर होता है, यानी कि PA माइनस अ नेगेटिव प्रेशर। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो ये जो प्रेशर हो जाता है, इस कारण से ये क्या हो जाता है? एक सॉर्ट ऑफ एक पॉजिटिव प्रेशर रहता है, ये हमेशा पॉजिटिव आएगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी। या तो ये जीरो होगी, और जीरो से क्या होगी? ये जीरो से पॉजिटिव की तरफ जाएगी। इट विल नेवर बी अ नेगेटिव प्रेशर। ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर इज ऑल्सो एन इन्फ्लेटिंग प्रेशर, क्योंकि ये क्या कोशिश करता है? ये एल्वेलाई के साइज को बढ़ाने की कोशिश करता है। इट इज फोकस ऑन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ एल्वेलाई। जबकि जो एल्वेोलार प्रेशर होता है, ये एक डीफ्लेटिंग प्रेशर है। कैसा है ये? डीफ्लेटिंग प्रेशर। ये कोशिश करेगा कि आपका एल्वेलाई क्या हो? कोलैप्स करे, छोटा हो साइज में, है ना। तो दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं ब्रीदिंग के। सबसे पहली होती है उनकी मसल्स, दूसरे होते हैं उनके प्रेशर। और इन दोनों मसल्स और प्रेशर के जो कॉम्बिनेशन से के कारण क्या हो पाते हैं? हमारी प्रॉपर ब्रीदिंग हो पाती है ना। तो नाउ लेट अस डिस्कस कि जो हम सांस अंदर लेते हैं, जो इंस्पिरेशन होता है, उसकी क्या स्टेप्स होती हैं। सबसे पहले क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, है ना। देखिए अगर मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम बनाऊं, तो ये हमारे पास डायफ्राम ऐसा था, ये क्या करेगा? यहाँ पे फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट होगा तो उससे क्या होगा? हमने थोरैसिक कैविटी का जो थोरैसिक वॉल्यूम है उसको क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। उसे इंक्रीज करने के बाद क्या होगा? यहाँ पे देखिए अगली पॉइंट ये लिखा था, एक्सपेंशन ऑफ द थोरैसिक कैविटी, जिससे क्या होगा? उसका थोरैसिक वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। उसके कारण क्या होगा? जो इंट्रा प्लूरल प्रेशर था वो क्या हो जाएगा? और नेगेटिव हो जाएगा। मैंने कहा था इट इज अ सकिंग प्रेशर। इसे मैं और नेगेटिव करूंगा तो मैं क्या करूंगा? मैं हवा अंदर की तरफ खींच पाऊंगा। तो क्या हुआ? इंट्रा प्लूरल प्रेशर को हमने और नेगेटिव किया। आफ्टर दैट उसके कारण क्या होगा? ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर ऑफ कोर्स इंक्रीज होगा। देखिए हमने डिस्कस करी थी, जो ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर था वो कैसा था? एल्वेोलार प्रेशर माइनस ट्रांस इंट्राप्लूरल प्रेशर, है ना। तो इस इंट्राप्लूरल प्रेशर को अगर मैं और नेगेटिव करूंगा, तो नेगेटिव नेगेटिव बना के क्या होगा? वो और पॉजिटिव होगा। इट विल बिकम मोर एंड मोर पॉजिटिव, है ना। तो दैट इज व्हाई द टोटल ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर कैसा हो जाएगा? मोर एंड मोर पॉजिटिव। इट विल बिकम मोर पॉजिटिव, है ना। और उसके मोर पॉजिटिव होने से क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा लंग्स का, है ना। क्या होगी? वो लंग्स इन्फ्लेट करेगी, एल्वेोलाई इंक्रीज होगा। जब एल्वेोलाई का साइज इंक्रीज होगा, देखिए वॉल्यूम और प्रेशर कैसे होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो क्या होगा? प्रेशर घटेगा। तो जब हमने वॉल्यूम बढ़ाया लंग्स का, तो क्या हुआ? मतलब एल्वेओलाई का वॉल्यूम बढ़ाया तो क्या हुआ? प्रेशर घटेगा। कब तक घटेगा? वो सब एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेयर से कम हो जाएगा। और जैसे ही वो एटमॉस्फेयर से कम होगा, मूवमेंट ऑफ एयर क्या होता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो एटमॉस्फेयर से कहाँ आएगी हवा? हमारे लंग्स में आ जाएगी, जिसके कारण से क्या होगा? एयर फ्लो इनटू द लंग्स। और जब ये प्रोसेस रुकेगी, कब इंस्पिरेशन रुकेगा? कब? जब हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंस्पिरेशन मसल्स हैं, जो इंस्पायरेटरी मसल्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर देगी, तब हमारी क्या होगी? इंस्पिरेशन की प्रोसेस रुक जाएगी। तो ये तो थी इंस्पिरेशन की कहानी। अब चलते हैं एक्सपिरेशन की कहानी की तरफ। तो एक्सपिरेशन की कहानी में क्या? ऑफ कोर्स मसल अब कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर दिया उसने, तो अब क्या करेगी? वो रिलैक्स करेगी। तो सबसे पहले क्या हो? रिलैक्सेशन हुआ इंस्पायरेटरी मसल्स का। उनके रिलैक्सेशन के कारण क्या हो? आपका रिबकेज ड्रॉप हो जाएगा, है ना। रिबकेज ड्रॉप हो जाएगा बिकॉज पे वो सारी चीजें फैक्टर होगी। रिबकेज ड्रॉप होगा तो इंट्राप्लोरल प्रेशर कैसा हो जाएगा? लेस नेगेटिव हो जाएगा। हमने उसे नेगेटिव था, मान लीजिए -3 था, हमने इंस्पिरेशन के लिए उसे -5 पे लाया। अब हम उसे वापस 5 पे, क्या 5 से क्या करेंगे? 3 पर ले जाएंगे, तो इट बिकम्स लेस नेगेटिव, है ना। उसके कारण क्या होगा? देयर इज अ डिक्रीज इन द ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। ये बात भी हमें पता है, हमने डिस्कस करी पॉजिटिव नेगेटिव वाली कहानी। तो ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। उसके कारण क्या होगा? देयर इज रिकॉइलिंग ऑफ द स्ट्रेच्ड लंग्स, है ना। जो स्ट्रेच्ड लंग्स थी उसकी वो क्या करेगी? रिकॉइल करेगी, दे विल स्नैप बैक। जिसके कारण क्या होगा? जो एल्वेोलर डायमीटर है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। डायमीटर डिक्रीज होगा मायने कि वॉल्यूम डिक्रीज होगा। वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होगा। तो एल्वेोलर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और वो किसको क्रॉस कर जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्रॉस करते से अगेन हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी क्या होगा? एल्वेओलाई से कहाँ जाएगा? वो एटमॉस्फेयर में जाएगा, और एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स। व्हेन विल एक्सपायरेशन स्टॉप? until the alveolar pressure becomes equal to atmospheric pressure, है ना। तो ये पूरी इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की कहानी हमने समझी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इंस्पिरेशन तब रुकेगा जब इंस्पायरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर देगी, और एक्सपायरेशन तब रुकेगा जब हमारा एल्वेोलर प्रेशर क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा
एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, है ना, क्योंकि हमने क्या किया, इसको डिक्रीज कर दिया, हमने एल्वेोलार प्रेशर को डिक्रीज किया। तो अब हम जब, और एटमॉस्फेरिक काफी ऊपर है, तो जब तक हम इन दोनों को एक जगह पे नहीं ले आते तब तक क्या नहीं होता, हमारी एक्सपिरेशन की जो प्रोसेस है वो रुकती नहीं, है ना। तो आई होप आपको ये पूरा जो मैकेनिज्म था समझ में आया हो। अगर वीडियो थोड़ी सी लेंथी लगी तो आई एम सॉरी फॉर इट, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सारी प्रोसेस को, इस कहानी को अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए फिजियोलॉजी में। ऑलराइट, थैंक यू।